जय हिंद दोस्तों। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे पीटीआई परीक्षा 2018 की। 2018 में जो आपका पीटीआई परीक्षा हुई थी, उसका जो पेपर फर्स्ट था, ठीक है ना। पेपर फर्स्ट की बात करते हैं हम लोग, जिसमें जीके और जीएस की बात हुई थी। उसका विश्लेषण पूर्ण करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे, लेवल कैसा था उनका, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि जो आपकी पीटीआई परीक्षा 2026 होने वाली है, उसमें आपकी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है और हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी होगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और आपको पेपर फर्स्ट में, जो कि कहा जाए कि यहाँ पे 40% कितना 40% अनिवार्य होता है। 40% अगर आपने फर्स्ट पेपर में नहीं लाया तो आपका दूसरा पेपर जो फिजिकल एजुकेशन वाला होगा, जो सब्जेक्ट वाला होगा, वो पेपर भी आपका चेक नहीं होगा। तो कम से कम 40% यहाँ पे लेके आना ही होगा आपको। तो देखते हैं भाई कि यहाँ पे 40% हम किस तरीके से ला सकते हैं। तो ये पेपर के माध्यम के द्वारा ही हमें पता लगने वाला है, ठीक है। क्योंकि कई लोग जो अदर स्टेट वाले हैं, उनको लगता है कि यहाँ पे राजस्थान स्पेशल ही पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि आप राजस्थान पूरा का पूरा पढ़ के जाओ तभी आप पहला पेपर क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है। पेपर को लगभग 4 भागों में बांटा गया है और हमें डिसाइड ये करना है या फिर हमें ये देखना है कि किस तरीके से पहला पेपर हमारा क्वालिफाई होने वाला है। तो चलिए हम लोग समय को न गवाते हुए पेपर की ओर बढ़ते हैं। तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई, जो कि कहा जाए कि राजस्थान एसएसएल का और हिस्ट्री का प्रश्न है। तो प्रश्न क्या है, मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में अमीर खान पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया था? तो कौन थे भाई? तो वो है कृष्ण कुमारी, ठीक है ना। तो कृष्ण कुमारी के कहने पर भाई कहा जाए कि राजकुमारी को यहाँ पे जहर दे दिया गया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं भाई। हम्म, अगला प्रश्न हमारा है, जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? तो कौन था भाई? वो थे विद्याधर भट्टाचार्य। कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वाद्य यंत्र टामक, ठीक है ना। वाद्य यंत्र टामक का संबंध क्षेत्र से संबंधित है। तो जो ये यहाँ पे स्थान खाली है, आपको यहाँ पे भरना है भाई कि कहाँ पे टामक जो यंत्र है वो प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ यही है। तो अगर बात करते हैं भाई, इस प्रश्न का सही उत्तर जो हमारा है वो है मेवात। क्या हो जाएगा? मेवात हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रणथंभौर के शासक कौन भाई? रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई? तो कब मुठभेड़ हुई थी भाई? तो वो 1290 में, ठीक है ना। कब हुई थी? 1290 में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? ठीक है। धौलागढ़ देवी जो मंदिर है वो किस जिले में है? अलवर में है, बूंदे में है, कोटा या फिर भरतपुर में? तो अगर बात करते हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अलवर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? अलवर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई? क्या नाम है भाई? मेड़ता। तो किसने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई थी? पहला है वत्सराज फर्स्ट, भोजराज, नागभट्ट या फिर देवपाल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है क्या भाई? नागभट्ट प्रथम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नागभट्ट प्रथम, सॉरी, क्या हो जाएगा? नागभट्ट, नागभट्ट प्रथम हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न हमारा है, बिजौलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? क्या पूछा रहा है भाई? बिजौलिया शिलालेख के बारे में बात हो रही है और कह रहा है कि कौन सा चौहान नरेश के काल में हुई थी? सोमेश्वर, पृथ्वीराज, अजय राज या फिर हरिराज? तो कौन था भाई? वो थे सोमेश्वर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं भाई। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई? किसकी बात हो रही है? पंचमार्क।
ठीक है ना। तो 5 मार्क कहाँ से प्राप्त हुई थी भाई? कालीबंगा से, आहड़ से, गणेश्वर या फिर बैराट से। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैराट। बैराट से ही 5 मार्क जो सिक्के थे वो यहाँ से प्राप्त हुए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रूपा जी और कृपा जी किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए थे? किसकी बात हो रही है? रूपा जी और कृपा जी की बात हो रही है। तो ये गोलीबारी में मारे गए थे भाई। तो पूछा जा रहा है कौन सा आंदोलन था? तो वो था बेगू आंदोलन। कौन सा आंदोलन था भाई? वो था आपका बेगू वाला आंदोलन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा था भाई? ठीक है ना, तो क्या नाम रखा भाई? नशीराबाद, मोमिनाबाद, होशंगाबाद या फिर खिजराबाद। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा भाई? खिजराबाद हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? खिजराबाद। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, फाटका जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है भाई? किसकी बात हो रही है? फाटका जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन थे भाई? तो कौन रहा भाई? चंद्रधर शर्मा गुलेल, भगवती प्रसाद, या फिर बात करते हैं गुलाबचंद नागौरी या फिर शिवचंद भारतीय। तो राइट आंसर हो जाएगा शिवचंद भारतीय। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? शिवचंद भारतीय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। तो जो कटारगढ़ है ये पूछा जा रहा है भाई किसका हिस्सा है? तो कौन से दुर्ग का हिस्सा है? चित्तौड़गढ़, गागरोन, कुंभलगढ़ या फिर बात करते हैं भाई अचलगढ़। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर भाई? कुंभलगढ़। क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, बीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे? बीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे? मेवाड़, जोधपुर, जयपुर या फिर जैसलमेर। तो क्या हो जाएगा भाई? जयपुर। ठीक है ना, जयपुर के भाई दीवान थे। जयपुर के दीवान कौन थे? बीटी कृष्णामाचारी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है? मेवाड़ प्रजामंडल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मेवाड़ प्रजामंडल। ठीक है ना, तो आंदोलन से संबंधित महिला कौन है? वो लक्ष्मी वर्मा है, कृष्णा कुमारी है, नारायणी देवी वर्मा या फिर चंद्रावती। तो कौन हो जाएगा भाई? नारायणी देवी वर्मा हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जयपुर जिले के लुड़ियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बंध्या 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है? तो गायों का मेला था भाई, भैंसों का मेला, ऊंटों का मेला या फिर गधों का मेला। तो क्या हो जाएगा? वो है भाई गधों का मेला। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? गधों का मेला हो जाएगा। पिछवाई चित्रांकन किस चित्र शैली से संबंधित है? किसकी बात हो रही है भाई? पिछवाई। ठीक है ना, तो पिछवाई चित्रांकन किस चित्र शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली, रुढ़ाड़ शैली या फिर नाथ द्वारा शैली। तो क्या हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर? नाथ द्वारा शैली हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? चंपाकली की बात हो रही है। तो ये जो आभूषण वाले प्रश्न होते हैं, बेसिकली अगर कहा जाए 2-4 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकते हैं आपको। ठीक है ना, तो जो चंपाकली है ये आपके गर्दन में पहनी जाती है। कहाँ पे भाई? गर्दन में। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा? तो किसे भेजा था भाई? कल्याणमल को, दलपत सिंह को, राम सिंह को या फिर राय सिंह को। ठीक है ना, तो वो कौन थे भाई? राय सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राय सिंह हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? किसकी बात हो रही है? साहिबदीन चित्रकला। साहिबदीन चित्रकला की बात हो रही है भाई, तो जयपुर, मारवाड़, मेवाड़ या फिर अलवर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? मेवाड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेवाड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सहजोबाई का गुरु कौन था? किसकी बात हो रही है? सहजोबाई। तो लालदास, चरणदास, रामचरण या फिर कृपा राम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चरणदास इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताई गई है? इसकी भाई राज्यपाल, पॉलिटी का प्रश्न है हमारा। तो राज्यपाल की जो अध्यादेश की शक्ति होती है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? आपसे यही पूछा जा रहा है कि भाई तो ये किस अनुच्छेद में बताया गया है आपके?
तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 213। 213 में राज्यपाल की अध्यादेश जो शक्ति है उसके बारे में बताया गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं भाई। अगला प्रश्न हमारा है, राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष व सदस्य होते हैं। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की बात हो रही है भाई। राजस्थान लोक सेवा आयोग में कितने अध्यक्ष, कह रहा है कि एक अध्यक्ष व कितने सदस्य होते हैं, मतलब अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं। तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 या फिर 7। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 6 सदस्य और एक अध्यक्ष हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? विशेष अभिभाषण से संबंधित है भाई, तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? वह आपका 176, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? 176 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधान सभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को नियुक्त करने का अधिकार है? एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को नियुक्त करने का अधिकार है, तो ये किस आर्टिकल में है, यही आपसे पूछा जा रहा। राज्यपाल को विधानसभा के एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को नियुक्त करने का अधिकार किस आर्टिकल के तहत है? तो वो आपका आर्टिकल 333 हो जाएगा, ठीक है ना। आर्टिकल 333 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पंचायतों से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में सम्मिलित है कितने विषय सम्मिलित है भाई? 18, 28, 29 या फिर 19। तो कितने वो है भाई? तो आपके 29 विषय सम्मिलित हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, राज्य मानवाधिकार आयोग राजस्थान के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये उस टाइम की बात हो रही थी, ठीक है ना, जब 2018 में था। तो उस समय कौन थे भाई? वो थे आपके प्रकाश टाटिया, ठीक है ना। कौन थे? प्रकाश टाटिया। तो करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है भाई, और राजस्थान से ही करंट अफेयर पूछे जाएंगे 10 नंबर के आपसे। चलिए, राजस्थान में राजकीय विद्यालयों के लिए स्कूल व्याख्याता का चयन किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है भाई? सेकेंडरी शिक्षा निदेशालय द्वारा, या फिर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा, या फिर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा, ठीक है। तो क्या पूछा जाए भाई? राजस्थान में राजकीय विद्यालयों के लिए, तो राजस्थान में राजकीय विद्यालयों के लिए भाई राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा यहाँ पे व्याख्याता का चयन किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा जा रहा भाई, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? ठीक है ना। तो भाई संवैधानिक प्रावधान क्या हो जाएगा? इस विषय में क्या कह सकते हैं भाई? उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाए। तो बिल्कुल सही आंसर है भाई, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ से आपके कहा जाए कि भाई क्वेश्चन का लेवल आपको देखने को मिल रहा है। अभी तो वन लाइन आते हैं, अब स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे पूछा जा रहा है, निम्न विवरणों पर विचार करें। अनुच्छेद 157 राज्यपाल पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित करता है। और दूसरा है, राज्यपाल राज्य व्यवस्थापिका का सदस्य होना चाहिए। नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल को 40 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पूछा जा रहा है भाई, क्या विवरण सही है? कौन सा विवरण सही है? लेकिन अगर इन तीनों स्टेटमेंट को पढ़ा जाए तो अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित करता है, तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। राज्यपाल राज्य व्यवस्थापिका का सदस्य होना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है भाई, ठीक है ना, ये नहीं होना चाहिए। नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल को 40 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए, ठीक है, तो ये भी गलत आपका है, ठीक है ना। तो कम से कम तो कहा जाए 35 वर्ष होना चाहिए राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। तो दोनों ही यहाँ पे गलत है। आप कह सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट आपका सही है यहाँ पे, ठीक है ना। कितना? एक ही स्टेटमेंट सही होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न हमारा है, ये राजस्थान के ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है। राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतरी विस्तार है। क्या पूछा जा रहा है भाई? पश्चिम से पूर्व, अगर हम बात करें उत्तर, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे दक्षिण, यहाँ पे पूर्व और पश्चिम, ठीक है ना।
तो क्या पूछा जा रहा है, पश्चिम से पूर्व देशांतरी विस्तार की बात हो रही है। तो पश्चिम से पूर्व देशांतरी विस्तार कितना हो जाएगा भाई, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व तक है आपका, ठीक है ना। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिणी राजस्थान में स्लैश तथा बर्न कृषि को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो स्लैश तथा बर्न ये किसको कहा जाता है भाई, झूमिंग कृषि जिसको कहा जाता है, ठीक है ना, कहा जाता है झूमिंग कृषि, ठीक है ना, झूमिंग कृषि कहा जाता है स्लैश और बर्न, ठीक है। चलिए, अच्छा ये राजस्थान में बात हो रही है, दक्षिणी राजस्थान में स्लैश तथा बर्न कृषि को जिस नाम से जाना जाता है। अच्छा देखिए, ये थोड़ा सा यहाँ पे झूमिंग कृषि तो कहा ही जाता है, ये आपके नॉर्थ ईस्ट में कहा जाता है, बट कहा जा रहा है कि यहाँ पे दक्षिणी राजस्थान में जो स्लैश तथा बर्न जिसको कहा जाता है उसको झूमिंग भी कहते हैं, बट अगर राजस्थान की बात करते हैं तो वहां पे वात्रा कहते हैं, क्या कहते हैं, वात्रा। और झूमिंग की बात करते हैं तो ये आपके पहाड़ी इलाकों में, ठीक है ना, पहाड़ी इलाकों में झूमिंग कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में आपको झूमिंग कहा जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी 31 हो जाएगा, ठीक है, 31 का बी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32, 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसको दी गई, 11वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना। तो जो 11वीं पंचवर्षीय योजना रही उसमें किसको प्रायोरिटी सबसे ऊपर दी गई थी, तो ऊर्जा को, ठीक है ना, एनर्जी को, ठीक है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता ऊर्जा को दी गई थी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, जन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी आबादी का साक्षरता दर क्रमशः है। अब देखिए ये सब बेसिक प्रश्न है, ठीक है ना। तो अगर ऐसे आपको 10-15 क्वेश्चन भी मिल गए तो फिर आपके लिए टफ नहीं होगा, ठीक है। तो आपको जो लगता है राजस्थान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने क्या कहा, स्ट्रेटजी होनी चाहिए बस पढ़ने की, ठीक है। चलिए, 33 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई ए, 61.44 और 79.68%, ठीक है ना। तो शहरी आबादी के साक्षरता दर पूछा जा रहा है, ठीक है। राजस्थान में ग्रामीण और शहरी, तो जो ग्रामीण है वो 61.44 है और जो शहरी हो जाएंगे वो 79.6.8, ठीक है ना। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 34, राजस्थान में 2011 के औसत लिंगानुपात 928 से कम लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या कितनी है, मतलब कहा जा रहा है कि 928 से कम होनी चाहिए, ठीक है। जो सेक्स रेशियो है वो 928 से कम कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर जो लिंगानुपात है वो 928 से कम हो, ठीक है ना। तो कितने ऐसे राज्य हैं भाई, तो 15 ऐसे राज्य हैं, ठीक है ना, कितने, 15। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, सालन बाड़मेर में सदाबहार वन माउंट आबू पे, शुष्क मरुभूमि जैसलमेर में, या फिर मिश्रित पतझड़ कोटा में, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सालर बाड़मेर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, सालर बाड़मेर, ठीक है ना। जो सालर है वो बाड़मेर में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, मेरवाड़ा पहाड़ियों निम्नांकित भौतिक उप इकाइयों में से किसका विभाजन है, किसकी बात हो रही है, मेरवाड़ मेरवाड़ा पहाड़ियों की किसकी बात हो रही है, मेरवाड़ा पहाड़ियों की बात हो रही है, ठीक है। चलिए, तो जो मेरवाड़ा पहाड़ियां हैं वो कहा जाए कि भौतिक उप इकाइयों में से किसका उप विभाजन पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो अलवर पहाड़ियों का है क्या, मध्य अरावली श्रेणी का, मेवाड़ चट्टानी प्रदेश का, या फिर आबू पर्वत खंड का, ठीक है ना। तो किसका हो जाएगा भाई, मध्य अरावली श्रेणी का, जो मेरवाड़ा पहाड़ियां हैं वो मध्य अरावली श्रेणी का ही उप विभाजन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, थानवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा जो जलवायु प्रदेश है वो कौन से होते हैं भाई, ईएनडी। अब ये सब वर्गीकरण है इसका, ठीक है ना, बट इसको आपको सिर्फ अभी यहाँ पे याद रखना है, जब हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो आप इसको समझ में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर होने वाला है उसी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं, जो नगर समुच्चय लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है वह है, जो पिछले लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है जो शहर है वो कौन से हो जाएंगे भाई, दो कौन सा भाई,
उदयपुर, सवाई माधोपुर और जोधपुर। उदयपुर, सवाई माधोपुर और जोधपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों के समूहों में से किस में 2011 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम अंकित किया गया? क्या पूछा जा रहा भाई? जनसंख्या घनत्व न्यूनतम अंकित किया गया, ठीक है ना। ये तीन आपको जिले दिए गए हैं और यहाँ से पूछा जा रहा भाई न्यूनतम कहाँ पे होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर? जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। तो पहला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपका मनोविज्ञान से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना। किससे है भाई? ये आपका मनोविज्ञान से प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है। चलिए तो प्रश्न क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 14, पिछड़े बालक की शैक्षणिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र, ठीक है ना। तो शैक्षणिक लब्धि ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे? ई क्यू इज इक्वल टू ई ए अपॉन सी ए इंटू 100। तो पहला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जो पहला है वही आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा किसके अनुसार प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है, ठीक है ना। तो प्रेरणा, प्रेरणा का जो सिद्धांत था ये किसने दिया? मोटिवेशन किसने दिया था भाई? ठीक है, तो किसने दिया था? वो स्किनर ने दिया था। किसने दिया था भाई? वो स्किनर ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिलफर्ड के बुद्धि संरचना प्रतिरूप में प्राप्त योग्यताओं का निम्न में से किस क्रम में नामांकन किया गया? ठीक है ना। तो किस क्रम में नामांकन किया भाई? संक्रिया, संगठक और उत्पाद। तो पहला ही हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। संक्रिया, संगठक और उत्पाद पहला ही राइट आंसर होने वाला है। निम्न में से कौन सी ग्रंथि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती है? क्या पूछा जा रहा है? निम्न में से कौन सी ग्रंथि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती? पिट्यूटरी ग्रंथि, एड्रिनल, थायराइड या फिर पीनियल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पीनियल ग्रंथि या फिर कहा जाए पीनियल ग्लैंड। क्या हो जाएगा? पीनियल ग्लैंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक सृजनात्मकता का सिद्धांत नहीं है? किसकी बात हो रही है? सृजनात्मकता का सिद्धांत, क्रिएटिविटी की बात हो रही है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, साहचर्यवाद सिद्धांत, पूर्णाकार सिद्धांत या फिर आलपोर्ट सिद्धांत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? आलपोर्ट सिद्धांत ऐसा कुछ नहीं है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सृजनात्मक का सिद्धांत नहीं है आलपोर्ट सिद्धांत। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर किसने वर्गीकृत किया? व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर, ठीक है ना। हिप्पोक्रेट्स ने किया, सेल्डन ने किया था, क्रेचमर ने किया या फिर आलपोर्ट ने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला भाई? क्रेचमर। क्या हो जाएगा? क्रेचमर ने, ठीक है ना। क्रेचमर या फिर क्रेचमर कहा जाता है, ठीक। चलिए किस स्थान पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी? देखिए आसान सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन ये, ठीक है ना। तो जो पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी तो वो कहाँ की गई थी? वो आपके लिप्जिग में कही गई थी। कहाँ पे? लिप्जिग में। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ठीक है ना। सिमन फ्रायड विश्ले विश्ले विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान दिया था इन्होंने, एल्डर ने मनोविश्लेषण, जीन पियाजे ने विकासात्मक मनोविज्ञान, जुंग ने व्यक्तित्व मनोविज्ञान। तो पूछ रहा है कि जो यहाँ पे एक तरफ वैज्ञानिक के नाम जो मनोवैज्ञानिक है और दूसरी तरफ जो सिद्धांत है, तो कौन सा यहाँ पे सही मेल नहीं खाता है? ठीक है ना, कौन सा यहाँ पे सही मेल नहीं खा रहा है? ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा भाई? जीन पियाजे आपका सी राइट आंसर होगा। जीन पियाजे विकासात्मक मनोविज्ञान जो है ये आपका यहाँ पे गलत होने वाला है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सी बुद्धि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रदर्शित नहीं करती? ठीक है ना, गार्डनर ने जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था उसमें से पूछ रहा है कौन सा सही नहीं? शारीरिक, गत्यात्मकता, सांस्कृतिक, सांगीतिक या फिर भाषाई। तो क्या हो जाएगा भाई? सांस्कृतिक, ठीक है ना। सांस्कृतिक ऐसा कोई गार्डनर ने कोई सिद्धांत नहीं दिया था, बहुबुद्धि के सिद्धांत में ये चीज कहीं नहीं कही गई थी ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी सृजनशील बालक की विशेषता नहीं है? सृजनशील बालक,
ठीक है ना। सृजनशील का मतलब क्या होता है भाई, अगर सृजनशील की बात करते हैं तो क्रिएटिव, ठीक है ना, क्रिएटिव चाइल्ड। तो कौन सी सृजनशील बालक की विशेषता है, विचारों में मौलिकता, स्वायत्तता, संवेदनशीलता, दूसरों के विचारों को अस्वीकारता। तो क्या हो जाएगा भाई, डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, दूसरों के विचारों को अस्वीकारिता राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। जर्मनी के विलियम वुंट जाने जाते हैं, जो जर्मनी के विलियम वुंट है भाई मनोवैज्ञानिक, तो किस लिए जाने जाते हैं, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाई, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, गिलफर्ड ने मानसिक योग्यताएं दी हैं, तो गिलफर्ड जो था उन्होंने मानसिक योग्यताएं कितने दी थी, इसके बारे में पूछा जा रहा भाई। तो कितनी दी थी भाई, 120 योग्यताएं, ठीक है, कितनी, 120 योग्यताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भाटिया बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किस आयु वर्ग के बालक पर करते हैं, भाटिया बुद्धि परीक्षण। तो भाटिया बुद्धि परीक्षण जो है 11 वर्ष से 16 वर्ष, ठीक है ना, 11 वर्ष से 16 वर्ष हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बालक जो अधिकांशतः विद्यालय देर से आता है, पूर्णतः सत्यभाषी बहाना प्रस्तुत करता है, उसके द्वारा प्रयुक्त रक्षा युक्ति है शोधन, आत्मीकरण, औचित्य स्थापन या फिर प्रत्यावर्तन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, औचित्य स्थापन, ठीक है ना, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, औचित्य स्थापन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, किशोरावस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हैं, दर्पण में अपने चेहरे को निरंतर देखते हैं तथा केवल अपने आप से प्यार करते हैं। फ्रायड ने किशोरावस्था की इस विशेषता को क्या कहा, नायक की पूजा, आत्ममोह, समूह प्रवृत्ति या फिर लैंगिक प्रेरण। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर भाई, आत्ममोह, ठीक है ना, आत्ममोह, क्या कहते हैं भाई, आत्ममोह या फिर इसी को कहा जाता है नेसरिज्म, ठीक है ना, क्या कहते हैं भाई, नैरिसिज्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नीचे दिए हुए दो समुच्चयों में समुच्चय ए में मनोवैज्ञानिक का उल्लेख है, जबकि समुच्चय बी में उनसे संबंधित सिद्धांतों का उल्लेख दिया गया है। दोनों समुच्चयों को सम्मिलित कीजिए और अपना उत्तर देने के लिए सही कोड का चयन कीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन है, देखिए एक तरफ आपके मनोवैज्ञानिक दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके सिद्धांत दिए गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है भाई, मिलान करना है, क्या करना है, मिलान करना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं भाई, ए क्या है, गिलफर्ड। तो गिलफर्ड ने कौन सा सिद्धांत दिया था भाई, तो गिलफर्ड की बात करते हैं तो गिलफर्ड ने दिया था भाई त्रिविमीय सूत्र या फिर त्रिविमीय सिद्धांत। क्या दिया था भाई, त्रिविमीय सिद्धांत दिया था। स्पीयरमैन की बात करते हैं भाई, तो स्पीयरमैन ने क्या दिया था, तो स्पीयरमैन ने दिया था द्विखंड का सिद्धांत, ठीक है ना, द्विखंड का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। थॉर्नडाइक की बात करते हैं, थॉर्नडाइक ने क्या दिया था भाई, थॉर्नडाइक ने दिया था बहुबुद्धि का सिद्धांत, ठीक है ना, क्या दिया था, बहुबुद्धि का सिद्धांत। थर्स्टन की बात करते हैं तो समूह खंड का सिद्धांत हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, समूह खंड का सिद्धांत। चलिए देखते हैं। तो ए का 4, सॉरी ए का 5। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना था, यहाँ पे 4 दिए गए हैं और यहाँ पे 5 दिए गए हैं, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अवेयर रहना है, क्वेश्चन गलत ना होने पाए। तो पहले का 5 देखिए, ए का 5, ए का 5 कहीं दिख रहा, ए का 1 है, दो जगह ए का 5 दिया है, या तो ये आने वाला है या तो ये होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें लास्ट वाला, यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 2, तो लास्ट का डी की बात करें, डी देखिए या तो 3 होगा या तो 2 होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या जो हमने मिलाया है वो क्या है भाई, थर्स्टन जो थे 3, मतलब डी का 3 होने वाला है। तो डी का 3 कहाँ दिख रहा है भाई, डी में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर, ठीक है ना। तो जहाँ पे लगे कि यहाँ पे सिमिलर नहीं है तो वहीं पे चेक कर लीजिएगा, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता, ठीक है ना। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। मास्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत में कितने प्रेरक हैं,
जो मास्लो ने प्रेरणा का सिद्धांत दिया तो पूछा कितने प्रेरक हैं, ठीक है ना। तो कितने प्रेरक थे भाई? 5 प्रेरक, ठीक है। कितने? 5 प्रेरक। रोडसा व्यक्तित्व परीक्षण में कितने कार्डों पर विभिन्न रंग हैं? रोडसा व्यक्तित्व, ठीक है ना। तो ये भी कहा जाए कि मनोविज्ञान का ही प्रश्न है, ठीक है। तो अगर रोडसा व्यक्तित्व परीक्षण में कितने कार्डों पर विभिन्न रंग होते हैं, तो ये पूछा जा रहा है। कितने हो जाएंगे भाई? 3 कार्डों पर, 3 कार्ड पर विभिन्न रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, वीईडी और केएम कारक हैं। ये भी प्रश्न आपका मनोविज्ञान का ही है, ठीक है ना। तो कौन बैग ने दिया था ये? थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था, वर्नान द्वारा दिया गया या फिर स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्नान, ठीक है ना। सेकंड सी इसका राइट आंसर हो जाता, ठीक है ना। क्या? वर्नान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। सीखने के बाद एक बालक शंकु आकार तंबू बनाने के लिए आवश्यक कपड़े का मापन ज्ञात करने में समर्थ होता है। उसके अधिगम की प्रक्रिया किसका सिद्धांत है? शास्त्रीय अनुकूलन, क्रिया प्रसूत अधिगम, संबंधवाद अधिगम या फिर अधिगम का स्थानांतरण। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भाई? अधिगम का स्थानांतरण, ठीक है ना। शंकु की बात हो रही है, वो शंकु का मतलब अगर कहा जाए कि मैथ में जो शंकु होते हैं उसके बारे में पढ़ा और उसको तंबू बनाना था, तो उसका मतलब जो सीखना या फिर अधिगम होता है उसका स्थानांतरण यहाँ पे हुआ, ठीक है। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 60, नीचे दी गई सूची में संरचनावादी अधिगम से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं। नीचे दिए गए कूट से चुनकर सही उत्तर दीजिए। चलिए पहला क्या है भाई? यह शिक्षक केंद्रित विधि है। किसकी बात हो रही है भाई? संरचनावादी अधिगम, ठीक है ना। तो यह शिक्षक केंद्रित विधि है। क्या ये सही है कि भाई कि जो कहा जाए कि संरचनावादी अधिगम से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, नीचे दिए गए कथन, ठीक है। तो बिल्कुल गलत है। संरचनावादी अधिगम की बात करते हैं तो यह शिक्षक केंद्रित नहीं होती है, ठीक है। क्या है? यह शिक्षक केंद्रित नहीं होती। सेकंड की बात करते हैं, इसमें विद्यार्थियों के स्वयं के द्वारा पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने पर बल दिया जाता है, तो बिल्कुल भाई, ठीक है ना। शिक्षक केवल एक मार्गदर्शक के समान कार्य करता है, तो बिल्कुल ये भी सही है। परीक्षा उपागम समस्या समाधान विचार विमर्श शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब 2 3 और 4 ये आपके सही है, ठीक है ना। 2 3 और 4, अच्छा पांचवा भी है। अधिगम कर्ता निष्क्रिय श्रोता के समान व्यवहार करता है। अधिगम कर्ता निष्क्रिय श्रोता है, तो ये बिल्कुल गलत है। नेगेटिव की बात कभी नहीं आती भाई यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 2 3 और 4, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस नदी से धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना को पानी मिलेगा? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर भाई? बनास, पार्वती, चंबल या फिर बाढ़ गंगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? चंबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? चंबल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। राजस्थान के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन एक मुक्केबाज है जिससे महाराणा प्रताप पुरस्कार मिल चुका है? तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है भाई, उस समय का करंट अफेयर। तो उस समय की बात करते हैं तो उस समय आई थिंक वहां पे श्री राकेश कुमार थे, ठीक है ना। कौन थे? श्री राकेश कुमार थे, ठीक है। उस समय श्री राकेश कुमार थे। चलिए तो करंट वाले क्वेश्चन को हम यहाँ पे थोड़ा सा स्किप कर देते हैं, ठीक है ना। उदयपुर की गौरवी के क्षेत्र का रिकॉर्ड होल्डर है, तो ये भी करंट का है। करंट वाले क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ पे स्किप कर दे रहा है, ठीक है ना। निम्न में से किस राजस्थान का पहला जैविक कृषि जिला घोषित किया गया? तो ये तो करंट का था, मगर इसको याद रखिएगा, ये आपसे हमेशा पूछा जाएगा। जो पहला होता है वो करंट भी होता है और इन केस वो आगे भी पूछा जा सकता है। तो राजस्थान का पहला जैविक कृषि जिला घोषित कौन था भाई? तो वो डूंगरपुर था। कौन था? डूंगरपुर था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में मई 2018 से महिला कर्मचारी के लिए लागू की गई चाइल्ड केयर लीव की अवधि है। 2018 से बात हो रही है,
ठीक है ना। तो इसको भी थोड़ा याद रखिएगा, है तो उस समय का करंट का ही था, बट ये पूछ सकता है। ठीक है, तो 730 दिन, ठीक है, क्या था, 730 दिन। राष्ट्रीय शाहकार मसाला मेला 2018 का आयोजन मई 2018 में राजस्थान के निम्न में से किस शहर में किया गया? ये भी आपका करंट का है, इसको भी स्किप करते हैं। राजस्थान सरकार की नई सुरक्षित पेमेंट ऐप का नाम क्या है? राजस्थान सरकार की नई सुरक्षित पेमेंट ऐप का नाम क्या है भाई? राजमनी, राज वैलेट, भामाशाह वैलेट या फिर राजस्थान पे? तो क्या हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर? भामाशाह वैलेट। क्या हो जाएगा? भामाशाह वैलेट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। तीसरे ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया गया? तो इसको भी हम स्किप करते हैं अभी, करंट के क्वेश्चन है। निदान सॉफ्टवेयर का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? चलिए ये क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, निदान सॉफ्टवेयर। तो ये निदान सॉफ्टवेयर जो था ये किससे संबंधित है भाई? आपके शिक्षा से, बैंकिंग से, खुदरा बिक्री या फिर स्वास्थ्य सुरक्षा? तो निदान जो है जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है ये स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित है। किससे? स्वास्थ्य सुरक्षा है। चलिए, निम्न में से कौन से राज्य ने लखवार डैम परियोजना पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं? ठीक है ना, तो ये भी उस टाइम में करंट का क्वेश्चन था, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन से पहले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? अब देखिए ये कॉमनवेल्थ 2018 की बात हो रही है, ठीक है ना, तो उस समय की बात है। तो अगर आप लोग को पता होगा, स्पोर्ट्स का कहा जाए करंट अफेयर है, आई थिंक सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि ये करंट तो है ही है, ये बड़ी हिस्ट्री भी बन जाती है। ठीक है ना, तो 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन से भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था? वो नीरज चोपड़ा थे। ठीक है, कौन थे? स्वर्ण, नीरज चोपड़ा। 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? अब देखिए ये भी दो क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, कॉमनवेल्थ से ही पूछा दोनों क्वेश्चन, ठीक है ना, तो कितने भाई? 26। चलिए, बास्केटबॉल खेल में 3 अंक मैदानी गोल क्षेत्र है। अब देखिए, अब यहाँ भी आपको कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के क्वेश्चन मिलने लगे, ठीक है ना, मतलब ये तो करंट का था। अब ये मेजरमेंट पूछ लिया इन्होंने, बास्केटबॉल खेल में 3 अंक मैदान गोल क्षेत्र है, कितने मीटर का होगा भाई? 6 मीटर, 6.25 मीटर, 6.5 मीटर या फिर 6.75 मीटर? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई? 6.75 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का मोटो क्या था? 2018 का राष्ट्रमंडल खेलों का मोटो पूछ रहा भाई, तो इसको भी याद ही रखना है, ठीक है ना, भूलना नहीं है। क्या हो जाएगा? शेयर द ड्रीम। क्या हो जाएगा? शेयर द ड्रीम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सी वॉलीबॉल में असीमित प्रतिस्थापन है? अब देखिए, अभी तो मैंने क्या कहा था आपको कि अंक कैसे आपको 40% से अधिक मिल जाएंगे। राजस्थान, मैंने कहा राजस्थान में आपको 10 नंबर में मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना, उसके बाद हम यहाँ से पूरा का पूरा कवर कर सकते हैं, जो 40% से अधिक हम ला सकते हैं, ठीक है ना, तो स्ट्रैटेजी के तहत ही ला सकते हैं। तो वो सब यही प्रश्न है, वो चाहे जीएस के होंगे, चाहे वो करंट के होंगे, या फिर चाहे वो आपके स्पोर्ट्स से होंगे, ठीक है ना, और मनोविज्ञान का 20 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो इस वजह से आपको घबराना नहीं है भाई, 40% कैसे लाना है वो हम आपको बताएंगे। बाकी अभी आप क्या देखिए, प्रश्नों को देखिए, इसीलिए मैंने कहा ना लास्ट तक प्रश्नों को देखिएगा, ताकि आपको समझ में आए कि भाई हाँ किस तरीके से हम लोग ये जो 40% है वो कैसे ला सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अगला प्रश्न क्या था भाई? निम्न में से कौन सी वॉलीबॉल में असीमित प्रतिस्थापन है? तो कौन है भाई? लिप्रो होता है। क्या होता है? लिप्रो। चलिए, वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ी कैसे घूमते हैं? अब देखिए, वॉलीबॉल से दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है ना, तो दक्षिणावर्त घूमते हैं। कैसे घूमते हैं भाई? दक्षिणावर्त, ठीक है ना, मतलब कहा जाएगी क्लॉकवाइज। 18वीं एशियन खेल के समापन समारोह में कौन सा भारतीय खिलाड़ी ध्वजवाहक था? अब देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन मिल रहे हैं भाई, एशियन खेल का 18वां, जब आपको कहा जाए 2018 में जो एशियन खेल हुए थे, ठीक है, तो कौन थे भाई? बजरंग पुनिया, राही सरनोबत, रानी रामपाल या फिर विनेश फोगाट? ठीक है ना, तो कौन थे भाई? रानी रामपाल, ठीक है, हॉकी के जो कैप्टन। चलिए, फुटबॉल में दो गोल पोस्ट के बीच में कितनी दूरी होती है? नहीं, मेजरमेंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं,
तो अब आपको समझ में आ रहा होगा भाई कि हम लोग कैसे यहाँ पे नंबर गेन कर सकते हैं, 40% कैसे ला सकते हैं, ठीक है ना। तो फुटबॉल में 2 गोल पोस्ट के बीच कितनी दूरी होती है भाई? 8 गज। कितना होता है? 8 गज होती है, ठीक है। चलिए 8 गज या फिर 8 यार्ड जिसे बोलते हैं। 79 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से जारवा जनजाति का क्षेत्र कौन सा है? जारवा जनजाति, मिजोरम, अंडमान निकोबार, मेघालय या फिर लक्षद्वीप, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा भाई आपका? अंडमान निकोबार। जो जारवा जनजाति है आपको कहाँ मिलती है? अंडमान निकोबार में मिलती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी क्रेटर झील है? अब ये आपके जीएस वाले क्वेश्चन मिलने लगे, ठीक है। तो क्रेटर झील जो है वो आपकी लोनार झील, जो लोनार झील है वो कैसी है? क्रेटर झील होती है। तो क्रेटर झील क्या होती है, ठीक है। या फिर कहा जाए कि जो टाइप्स होते हैं झील वगैरह के, तो वो सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, क्लासेस में। चलिए, वर्षा जल की कौन सी पीएच परास अम्लीय वर्षा का सूचक मानी जाती है? जो पीएच वैल्यू होती है भाई, ऐसी कौन सी वर्षा का जो वो है, जो क्या मानी जाती है? अम्लीय मानी जाती है। 5.6 से कम, 7 से अधिक, 8.2 से 12 या फिर 7.2 से 6.2 से 6.9। क्या पूछा जा रहा? वर्षा जल की कौन सी पीएच परास अम्लीय वर्षा का सूचक मानी जाती है भाई? तो 7 से अधिक होगा तो क्षारीय हो जाएगा, ये भी क्या होगा? क्षारीय ही होगा, ठीक है ना। और ये भी लगभग लगभग 6.9 के करीब 7 तक पहुंच रहा, तो ये भी नहीं माना जाएगा। तो क्या होगा? 5.6 से कम होगा तो अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा उस मूल अधिकार से संबंधित है जो उन्हें भी उपलब्ध है जो कि भारत के नागरिक नहीं है? मतलब ऐसे कौन से आर्टिकल हैं जो आपके भारतीयों को भी मिलते हैं और जो आपके फॉरेनर हैं, ठीक है ना, नॉन सिटीजन्स, मतलब कहा जाए जो भारत के बाहर रहने वाले हैं, उनको भी मिलते हैं। तो अनुच्छेद 15 मिलता है क्या? अनुच्छेद 16 मिलता है क्या? अनुच्छेद 14 मिलता है क्या? या फिर अनुच्छेद 30 मिलता है? तो बात करते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 14, ठीक है ना। अनुच्छेद 14 हो जाएगा, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया? किसकी बात हो रही है? उद्देश्य प्रस्ताव की। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने दिया था भाई? तो वो आपके कहा जाए कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट। किसने दिया था भाई? अच्छा, उद्देश्य जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव किसने दिया था? तो वो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, ठीक है। चलिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? प्रथम बैठक की बात हो रही है, 9 नवंबर, 9 दिसंबर, 9 दिसंबर या फिर 9 नवंबर, ठीक है। अब जो पहली बैठक होती है वो होती है भाई 9 नवंबर को, सॉरी 9 दिसंबर को, ठीक है। अब वो 9 दिसंबर कब होती है? तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो 9 दिसंबर 1947 को होगा या फिर 9 दिसंबर 1946 हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है भाई? 1946 में, क्योंकि 15 अगस्त के बाद, 15 अगस्त 1947 को तुम्हारा देश आजादी हो गया था, ठीक है। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक यहाँ पे बैठी थी, ठीक है ना। 3 साल लगे थे संविधान को बनने में, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को क्या होता है? हमारा संविधान लागू हो जाता है। महात्मा गांधी ने निम्न में से किस सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी की बात हो रही है, तो महात्मा गांधी ने सिर्फ एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और वो कौन सा था भाई? दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, ठीक है ना। कौन सा था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, उसी में ही गांधी जी ने भाग लिया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेरियाना गढ़ निम्न में से किस महासागर में स्थित है? मेरियाना गढ़ की बात हो रही है, ठीक है ना। जो मेरियाना ट्रेंच है, तो ये जो मेरियाना ट्रेंच है ना, ये विश्व का सबसे गहरा स्थान है, और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? प्रशांत महासागर में। कहाँ पे? प्रशांत महासागर में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? पारंपरिक स्रोत, पारंपरिक मतलब कन्वेंशनल सोर्स, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा या फिर कोयला?
ठीक है ना। तो पारंपरिक ऊर्जा की अगर एक तरीके से बात करते हैं तो ऐसे स्रोत, ऐसी एनर्जी जो कहा जाए हमारे कभी खत्म ना हो, ठीक है ना, क्यों खत्म ना हो। तो सौर ऊर्जा क्या कभी खत्म होनी, जब सूर्य खत्म होगा तभी खत्म होगा। पवन ऊर्जा जब हवा नहीं चलेगी तभी होगा। नाभिकीय ऊर्जा तो खत्म होने वाली नहीं है। तो कोयला, एक समय आएगा कि भारत मतलब पृथ्वी से कोयला खत्म हो सकता है, ठीक है। चलिए, पुस्तक गांधी द ईयर्स दैट चेंज्ड द वर्ल्ड 1914, 1940 के लेखक हैं कौन था भाई? लुइस फिशर, अरुण गांधी, गुहा रामचंद्र या फिर सुभद्रा सेन। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर भाई? गुहा रामचंद्र। क्या हो जाएगा? गुहा रामचंद्र। चलिए, अगला प्रश्न, व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था भाई? तो व्यास नदी को विपाशा नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न, कीप कूल एंड कैरी ऑन निम्नलिखित में से किसकी थीम थी? कीप कूल एंड कैरी ऑन, ठीक है। तो ये विश्व ओजोन दिवस, किसका भाई? विश्व ओजोन दिवस 2018 का थीम था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म हवा नहीं है? सिरोको, जोंडा, खमशिन या फिर बोरा। तो क्या हो जाएगा भाई? बोरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोरा जो है ये गर्म हवा नहीं है, ये ठंडी हवा है, ठीक है। चलिए, रीगा की खाड़ी अलग करती है, जो रीगा की खाड़ी है, जो रीगा गल्फ है, ये किसको अलग करेगा? फिनलैंड व स्वीडन को, फिनलैंड या स्टोनियो को, स्टोनियो व लटाविया को, या लिथुनिया व लताविया को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? रीगा की खाड़ी जो है एस्टोनियो और लाताविया को अलग करता है, अलग अलग, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी पवनों का गरजता चालीसा भी कहते हैं? गरजता चालीसा भाई किसे कहा जाता है? पूर्व पवने, पछुआ पवने, व्यापारिक पवने या फिर डाल ड्रग्स। तो गरजता चालीस किसको बोलते हैं भाई? पछुआ पवनों को बोलते हैं, ठीक है ना। जो पछुआ पवने होती है उनको गरजता चालीसा कहा जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्राजील की सीमा से लगा हुआ नहीं है? ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं ब्राजील की, ठीक है ना, ब्राजील की सीमा जो है आपके सिर्फ और सिर्फ दो ऐसे देश हैं जिससे नहीं टच होता है। बाकी ब्राजील जो है आपके सभी देशों से टच करता है, ठीक है ना। दो देश ऐसे हैं, एक तो आपका अर्जेंटीना, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी क्या होगा? अर्जेंटीना होगा, ठीक है ना। ब्राजील की सीमा से नहीं लगता है, ठीक है ना। सॉरी, अर्जेंटीना, सॉरी सॉरी, अर्जेंटीना नहीं होगा, इक्वाडोर होगा, ठीक है ना। क्या होगा? इक्वाडोर, इक्वाडोर होगा, इक्वाडोर, ठीक है ना। एक तो इक्वाडोर है और दूसरा है चिली। कौन सा हो जाएगा? चिली। ये दो देश हैं जो आपके साउथ अमेरिका है, जो दक्षिणी अमेरिका है, उसके जितने भी देश हैं वो सभी देश ब्राजील से सीमा साझा करते हैं, बाकी इक्वाडोर और चिली को छोड़ के। ये दो देश ऐसे हैं जो ब्राजील से सीमा साझा नहीं करते हैं, ठीक है ना। और बाकी जितने देश हैं नॉर्थ और साउथ अमेरिका के, वो सभी ब्राजील से सीमा बनाते हैं। चलिए, और उर्वरकों में एनपीके से क्या तात्पर्य है? एनपीके, ठीक है। तो एनपीके क्या है भाई? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है ना। ये इसका राइट आंसर होने वाला है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत यूएन संबंधों के संदर्भ में कितने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है? ठीक है ना। तो कितने विकास लक्ष्य हैं भाई? वो आपके 17, ठीक है ना। कितने? ओजोन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ओजोन दिवस, तो ओजोन दिवस आपके मनाया जाता है भाई 16 सितंबर को, ठीक है ना। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। निम्न में से कौन सा सम्मेलन मुख्यतः आर्द्र भूमियों से संबंधित है? ठीक है, तो जो रामसर सम्मेलन है, ठीक है ना, जो रामसर कन्वेंशन है, वो आपकी आर्द्र भूमियों से संबंधित है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हैडली सेल, हैडली सेल निम्न में से किससे संबंधित है? तो जो हैडली सेल है ये आपका संबंधित है भाई पवन तंत्र से। किससे संबंधित है भाई? पवन तंत्र से संबंधित है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, और ये कहा जाए कि लास्ट क्वेश्चन है,
जो आपके 100 क्वेश्चन थे, ठीक है ना। जो पहला पेपर था, पहला पेपर का जो 100 प्रश्न होते हैं, उसका लास्ट प्रश्न ये है, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? सार्वजनिक व्यवस्था बिल्कुल सही है, स्वास्थ्य बिल्कुल सही है, मानवता या फिर सदाचार, ठीक है ना। तो मानवता, मानवता इसके अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है ना, मानवता नहीं आता है। तो ये रहे हमारा जो पेपर फर्स्ट था, ठीक है, पेपर फर्स्ट के जो आपके 100 प्रश्न थे, ये हमने देख लिया किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपको एक आइडिया लग गया होगा कि भाई राजस्थान पीटीआई अगर हमें एक सीट लेनी है तो हमारी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। बाकी हम लोग जब क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, हमारी क्लासेस जो है 22 तारीख से स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है ना, 22/6/2026 से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, जिसमें आपका ये जो 100 नंबर है, ये आपका यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। किस तरीके से पढ़ना है हमें, हमारी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, मैंने एक बार बताया ना कि इसमें आपको कम से कम कितना 40% लाना, और यहीं पे क्या होते हैं लड़के, विद्यार्थी जो होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, यहीं पे फेल हो जाते हैं। तो ये 40 से 50% कैसे करना है, बस ये 50% हम गारंटी लेते हैं, 50% आपका आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो वो हमारी जब क्लासेस स्टार्ट होंगी, हम उस पर डिस्कस करेंगे, सिलेबस पे बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, किस तरीके से हमें 40% से 50% लाना है, उन सभी की चर्चा हम लोग करेंगे क्लास में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना करते हैं, बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।